हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम शेयर चैनल में आपका स्वागत है। ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप लोग सफर से मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। बढ़ते हैं आज अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो आपको पता है मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा ब्रीफ आइडिया पहले से बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 में गिवन है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 3 जो है आपका वो 12 से 35 तक है। ठीक है, अब 12 से 35 तक आपके सारे आर्टिकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चीज है, हमें लैंग्वेज देखनी है कि ये आर्टिकल में दिया क्या है। तो सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो ये है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको नोट डाउन करिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब सबसे पहली बात इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कदर इंपॉर्टेंट है कि इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या बोल दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता है, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनको, इस आर्टिकल को बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर्टिकल नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को बोला था, ठीक है, तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 32 को बोला है। और आर्टिकल नंबर 32 कह रहा है, इसका मतलब है ये बता रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो अब मैं सिंप्लीफाई में मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं, तो ये सीधा बस ये कह रहा है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैडम हम तो वैसे भी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ पे स्पेशल आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आपको पता है जब हम कोई केस वगैरह करते हैं तो हम कभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, फिर आप हाई कोर्ट जाते हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हो, ये हमारी हायरार्की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी हमें राइट मिला है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपकी बात हो गई। तो इसी से हमें पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, एनफोर्सिएबल है। ठीक है, यानी कि उनको अगर उसमें तुम्हारे इसमें हित में कुछ चीजें नहीं हो रही है, राइट्स में कुछ चीजें नहीं हो रही है, तो तुम कहाँ जा सकते हो, सीधे कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम एम्फसाइज करेंगे अपने कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत तुम कोर्ट चले गए। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है 32 के तहत कोर्ट तो चले गए, पर कोर्ट में हम क्या करते हैं, तो वहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा, रिट। ठीक है, हम क्या दायर करते हैं, हम रिट दायर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या दायर करते हैं, वहां पे जाकर के रिट्स होती है हमारी। ठीक है, अब जो रिट्स दायर कर रहे हैं वहीं से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी कॉपी के जो नोट्स हैं, जो आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, तो उसमें एक काम करना, आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टली रख देना। ठीक है, यानी कि आपकी कॉपी ऐसे होगी, तो आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल रख के यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन मैं करवाने जा रही हूँ ये आपकी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, और जितना मैंने आपको बता दिया उसी हिसाब से नोट्स बनाना। हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इस चार्ट के तहत हम लोग जितनी भी रिट्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल रिट्स कितनी है, तो ये टोटल रिट्स है हमारी 5 रिट्स है।
तो जब आप अपनी कॉपी को क्या कहते हैं हॉरिज़ॉन्टली रखोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? और आपकी उस पेज में वो आपकी आ जाएँगी, ऐसा नहीं कि किच-पिच हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे 5 रिट्स हमें नोट करनी है। तो सबसे पहली जो रिट है वो है हेबियस कॉर्पस। अब इनकी लैंग्वेज से मत घबराना, ये लैंग्वेज आपकी लॉ वाली ही है, ठीक है? और आपके कुछ लैटिन वगैरह के टर्म्स होंगे, तो इसलिए इनका नाम कुछ ऐसा है, ठीक है? पर इसको सिम्प्लीफाई में भी करेंगे, ठीक है? सबसे पहली रिट है आपकी हेबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, ओके? अच्छा थर्ड जो दिखाते हैं वो है आपका प्रोहिबिशन है, सर्शियोररी है, क्यो वारंटो है। पर क्योंकि मैं आपको ट्रिक के हिसाब से समझाऊँगी, इसलिए मैंने अभी क्यो वारंटो पहले लिख दिया है, ठीक है? मैंने क्यो वारंटो पहले लिख दिया है। बाद में मैं लिखने जा रही हूँ मैं क्या कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, ठीक है? और सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया क्यो वारंटो। सॉरी, क्यो वारंटो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये तो मैं ऑलरेडी लिख ही चुकी हूँ। सबसे लास्ट में मैं लिखूँगी सर्शियोररी। सर्शियोररी, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करिए, ये सारी की सारी आपकी क्या है? रिट्स है। हेबियस कॉर्पस हो गई आपकी पहली रिट, सेकंड है आपकी मैंडेमस, थर्ड है आपकी क्यो वारंटो, फोर्थ है प्रोहिबिशन और फिफ्थ है सर्शियोररी। तो टोटल कितनी रिट्स हुई? 5 रिट्स हो गई। तो अगर इसका आपको ध्यान नहीं भी है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे याद करना है, क्या याद करना है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग ट्रिक के हिसाब से ही याद करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला आपकी जो ट्रिक है वो है सॉरी सबसे पहली जो आपकी रिट है वो कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, ठीक है? ये लैटिन वर्ड है आपका। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है? शाब्दिक अर्थ इस तरह से आप देखते हो, ठीक है? तो अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस की तरफ से चलेंगे तो हेबियस कॉर्पस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका होता है टू हैव अ बॉडी, ठीक है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टू हैव अ बॉडी। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है टू हैव द बॉडी का मतलब इनमें से 4 में से कौन सी रिट्स है? ऐसे क्योंकि 4 ही ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में ज्यादातर, ठीक है? तो सबसे पहले बात इसका मतलब है टू हैव द बॉडी का मतलब क्या कह रहा है? हेबियस कॉर्पस, ठीक है? अब मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करती हूँ फिर से हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक क्या कहते हैं लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है टू हैव अ बॉडी, ओके? ये याद हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे समझना है कि इसका मतलब लिटरली ये कह क्या रहा है, कौन है, कौन सी बॉडी है ये? तो देखो, मैं इसके लिए बहुत सिंप्लीफाई वे में अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आप लोग ने दृश्यम मूवी देखी होगी, ठीक है? अजय देवगन की फर्स्ट पार्ट में आई थी। तो उसमें अजय देवगन ने वो मूवीज देखता था बहुत सारा, ठीक है? तो अजय देवगन ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, ठीक है? हेबियस कॉर्पस। तो वहां से भी अगर समझना हो तो वहां से भी समझ सकते हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि वो जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनके बेटे को पुलिस जबरन पकड़ ले जाती है, ठीक है? कई बार साउथ इंडियन मूवी में दिखाते हैं कि कुछ ट्राइबल लोगों को पुलिस जबरन पकड़ के लेकर गई है, ठीक है? अब पुलिस जब पकड़ के ले जाती है, तब तुमको पता है कि वहाँ पे जाकर के कई बार मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं होती है और बंदे को 1 महीने, 2 महीने रख दिया जाता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है वो सरासर गलत है। मतलब पुलिस आपको जबरन पकड़ के नहीं ले जा सकती है, ठीक है? पुलिस जबरन पकड़ के नहीं ले जा सकती है और इसीलिए अगर लेकर भी गई है तो हम क्या लगा सकते हैं, कौन सी रिट दायर कर सकते हैं? हेबियस कॉर्पस। तो यहाँ पे बॉडी का मतलब है बेसिकली हम बात कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट की, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि पुलिस बिना किसी एविडेंस के ऐसे ही उठा करके लेकर गई है, यानी कि अगर आपको लग रहा है जो पुलिस ने डिटेंशन कर रखा है, डिटेंशन जो कर रखा है वो क्या है? वो इल्लीगल है। तो आप क्या कर सकते हो? आपको लग रहा है इल्लीगल है तो आप सीधे क्या कर सकते हो? हेबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो। तो हैव द बॉडी का मतलब अब आपको मजिस्ट्रेट आपसे मिलेंगे, देखो। तो इसमें क्या होता है जैसे ही रिट दायर कर दी तो इसका तहत क्या है कि 24 घंटे के तहत 24 घंटे के अंदर पुलिस को जो भी बंदे को डिटेंशन पे रखा है, ठीक है? जिसको भी आप वो लेकर गए हैं, जबरन उठा करके लेकर गए हैं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है? किसके सामने पेश करना है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है? 24 घंटे के अंदर। और अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये हाँ भई, अब मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से देखेगा, ठीक है? जो भी एग्ज़ामिन वगैरह वो सब चीज़ें करेगा, ठीक है? अगर उसको लग रहा है कि ये सही कॉज़ है,
तो मैजिस्ट्रेट उसको बोल देगा कि नहीं भाई सही कॉज़ है, इसको तुम मतलब ले जा सकते हो, ठीक है? जितने भी दिन रखा है तुम रख सकते हो डिटेंशन में। लेकिन उसको अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये फ्रॉड है या फिर इल्लीगल है डिटेंशन, ठीक है? अगर डिटेंशन क्या है इल्लीगल है, तो वो क्या बोल देगा कि इसको अभी फ़ौरन की फ़ौरन रिहा करो, ठीक है? तो इस रिट से हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया हेबिस कॉर्पस का मतलब? तो हेबिस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, और बॉडी का मतलब ये बात कर रहे हैं किसकी, मैजिस्ट्रेट की। तो आपने मूवीज में भी सुना होगा कि भाई फ्राइडे को उठा के ले जाएंगे, सैटरडे संडे पीटेंगे, मंडे तक तो अपना जुर्म कबूल कर ही लेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये इसलिए ऐसा करते हैं छुट्टी वाले दिन, ताकि मैजिस्ट्रेट को, ऑब्वियसली हर जगह छुट्टी होती है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं होती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, हेबिस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी। और यहाँ पे किसको करते हैं, जब डिटेंशन जो है इलीगल है तब तुम जा सकते हो उनके पास, या लिरिट लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और वहां पे क्या है, पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसका ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये बेसिकली जो भी आर्बिट्ररी एक्शंस है, ओके, जो भी सरकार या मतलब इस सबके पुलिस के आर्बिट्ररी एक्शन है, इससे बचने के लिए आप क्या लगा सकते हो, हेबिस कॉर्पस दायर कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिट पे। हमारी जो नेक्स्ट रिट है, मैं अभी बता रही हूँ आपको, हमारी जो नेक्स्ट रिट है ये वाली है हमारी मैंडेमस, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आप लोग ने चार्ट बनाया है, ठीक है? तो आप लोग जब नोट्स में लिखोगे टू हैव द बॉडी, अगर फटाफट से लिखना हो तो आप इतना लिख सकते हो, अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ऐसे करके लिख सकते हो, अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ऐसे करके जो मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप वहाँ पे इसी चार्ट के नीचे लिख सकते हो, और ये चार्ट अपना हेबिस कॉर्पस वाला साइड जो है वो खत्म कर देना, ठीक है? अब आता है मैंडेमस। तो मैंडेमस का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है आपका वी कमांड। क्या होता है, वी कमांड, ओके? अब यहाँ पे ये देखो, मैंने जो ट्रिक बनाई है, मेरी ट्रिक का जो ध्यान रखना उसका क्या है, मैंने ट्रिक बनाई है, मैन से मैन आ गया और क्या बोल रहे हैं, मैन वी कमांड। तो जब कभी भी आप एक साथ बोलोगे मैन वी कमांड, मैन वी कमांड, तो ध्यान रहेगा कि वी कमांड का मतलब क्या होता है, मैन है बस, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज, इसका मतलब क्या है, ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सपोज़ तुम गए अपनी फाइल लेकर के, ठीक है? और तुमने बोला कि भई इस फाइल में क्या कर दो, साइन कर दो। उसने कहा भई कल आना, ठीक है? एक काम करो कल आना। अब तुम कल भी चले गए, ठीक है? अब वो कहेगा कि अरे आज मूड नहीं है। एक काम करो, मैं अभी 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ कहीं पे, तुम एक काम करो मंडे को आना, ठीक है? अब तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें एक छोटा-सा साइन चाहिए और वो बंदा जो है वो साइन नहीं कर रहा है, या तुम अपना अभी रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेने गए, मार्कशीट लेने चले जाते हो, ठीक है? तो वो कहता है कल आना, शाम को आना, साइन-वाइन नहीं करा है। तो ये सब चीज़ें गलत है। उनकी ड्यूटी है कि वो अपना काम करें, पर वो हमें क्या कर रहे हैं, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ तो वो हमें क्या बोलते हैं, टरका देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके? तो इसके लिए अगर अब कोई बंदा है जो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम कौन से रिट लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं मैंडेमस, ठीक है? अब मैंडेमस के थ्रू ध्यान रखना है वो क्या है, ये बता रहे हैं, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट इशू करेगा टू द पब्लिक ऑफिशियल। किसको इशू करेगा ये, पब्लिक ऑफिशियल। तो और क्या बोलेगा कि भाई तुम जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो वो ड्यूटी परफॉर्म करो, ठीक है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब मैं इसकी लैंग्वेज आप लोग को डिक्टेट कर देती हूँ। तो मैंडेमस क्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल asking him to perform his duties that he has failed or refused to perform, ठीक है? पब्लिक ऑफिशियल से क्या कर रहा है, क्या क्या है, कहा जा रहा है, परफॉर्म, ड्यूटी परफॉर्म करो, परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक है? जो वो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैन का मतलब, यहाँ पे मैंडेमस क्या हुआ, मैन वी कमांड। अब पूरा ले लो जरा ट्रिक के साथ, हम तुम्हें कमांड कर रहे हैं, क्या कमांड कर रहे हैं कि भाई तुमने जो अपना काम नहीं करा है वो अपना काम कर लो, ठीक है? जो तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो तुम जो तुमने नहीं करा है, अब बच्चों को परेशान करना बंद करो, अपना काम करो, ठीक है? नॉर्मली इस वे में यहाँ पे ये होगा। तो ये हमारी हो गया आपकी सेकंड रिट। तो हेबिस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, मैंडेबस में वी कमांड। अब देखो यहाँ पे जो लोअर ये जो रिट है, ये आपका कोर्ट से इंसानों पे हो रही है, मतलब इंसान का मतलब इंसान तो खैर सभी हैं, पर बेसिकली ऑफिशियल्स होनी है, पर्सन पे हो रही है, ठीक है? ये भी पर्सन पे हो रही है और ये भी पर्सन पे हो रही है।
ये मैं एम्फसाइज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन से रेट हाई कोर्ट लो कोर्ट को दे रहा है, ठीक है? इस तरह से पूछा जाता है। तो अभी जो मैंने दोनों रेट्स की बात करी वो क्या है? पर्सन की है और ये जो थर्ड रेट की बात करूँगी वो भी किसके लिए है? वो पर्सन के लिए ही है, ठीक है? तो इस चार्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो ये भी पर्सन के लिए। अब थर्ड रेट में क्या है? क्यो वारंटो। क्यों वारंट क्या कहता है? अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो वारंट तो सबको पता ही है ना, ठीक है? तो आपको पता है ना वारंट लेकर आते हैं, तो क्यों वारंट का सिंप्लीफाई मीनिंग ये है, बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी। बाय व्हाट वारंट, वारंट का मतलब क्या है? अथॉरिटी। आपके पास क्या, आपने देखा होगा कभी कि कोई पुलिस अरेस्ट वगैरह करने आती है, मूवीज वगैरह देखते होंगे, ठीक है? तो उसमें कहता है भाई आपके पास वारंट है, तो वारंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप यहाँ पे छापा मारने आ रहे हो, इस ये करने आ रहे हो। तो इसी का मतलब होता है कि वारंटो का जो आपका शाब्दिक अर्थ है वो क्या बता रहा है भाई? बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी, ठीक है? अब यहाँ पे हम इधर आ जाते हैं क्यों वारंटो को एक्सप्लेनेशन में। क्यों वारंटो क्या कह रहा है? क्योवर्टो सबसे पहली बात किसके लिए है? ये भी पर्सन के लिए है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। ओके, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है? अब किस किस पर्सन के लिए है? तो यहाँ पे उस पर्सन के लिए कई बार एक क्या कहते हैं, जो इंसान है वो उस ओहदे पर है नहीं पर काम वो वही कर रहा है, ठीक है? अभी देखो हम लोगों ने मैंडेमस में क्या किया था कि भैया उसे वो जिस ओहदे पे था वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन क्यूबर्टो में क्या है, वो बंदा उस ओहदे पे नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। सपोज अगर मैंने एग्जांपल में दे दिया कि कोई एचओडी है, ठीक है, कॉलेज में, और वो साइन किसका कर रहा है? वो साइन डीन का कर रहा है। एग्जांपल की बात बता रही हूँ, ठीक है? तो ये क्या, ये सरासर गलत है। तुम कैसे डीन का साइन कर सकते हो? ओके, ऐसे ही आपका है, अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूं, इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी, ठीक है, लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम, legality of a claim of a person, ठीक है, टू अ पब्लिक ऑफिस, क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है? ये लैंग्वेज लिख लो अपनी कॉपी में, क्लेम ऑफ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो अभी जो मैंने आपको समझाया, हो सकता है ये आपको समझ में आ गया हो। फिर से एक बार देख लो। क्यों वारंटो हमने अब और सिंप्लीफाई में ले में देखूं तो कई बार लोग जो होते हैं, सपोज वो है नहीं पर वो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सपोज कोई आपका क्या कहते हैं लोअर उसमें कोई हवलदार है, तो सपोज वो पुलिस ऑफिसर बन के बैठ जाए वहां पे, ठीक है? वहां पे मान लो नहीं हो रही है आपकी इंक्वायरी वगैरह, नहीं चल रही है, कुछ भी कोई देखने नहीं आ रहा, जांच नहीं करने आया, पुलिस ऑफिसर अपना घर गए हुए है, तो वहां पे बैठ करके उसका काम कर रहा है, ठीक है? ऐसे होता नहीं है जनरली, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तब आप अगर नॉर्मल इसमें गए हो तो कि ये वहां पे क्या कर रहा है, ये उस सीट पे क्यों बैठा है, ठीक है? तो क्या लगा सकते हो? क्यों वारंटो। तो क्यों वारंटो क्या बता रहा है? इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है? तो बेसिकली जो भी इलीगल तरीके से काम कर रहा है अपना, जो उसका काम नहीं है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? क्यो वारंटो लगा सकते हैं, ठीक है? तो होप ये वाला भी पॉइंटर आपको समझ में आ गया हो। ये रेट समझ में आ गई तो हेबिस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई और आपका क्यो वारंटो हो गई। अब इन तीनों में चीजों में यहाँ पे अब एक काम करना, ये ऐसे करके एक एरो करली ब्रैकेट बना लेना और यहाँ पे लिख देना कोर्ट से आपका पर्सन तक जा रही है ये चीजें, ओके? और यहाँ पे एरो बना देना जो प्रोहिबिशन और सर्शियोररी है, यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो गया है पर ध्यान रखना आपका ये सेम ही लाइन में आएगा। इसमें लिखाना हाई कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है? जो आपके जो हाई कोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ही कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अब एक काम करो, हाई मत लिखो, हायर लिख लो, हायर कोर्ट्स टू सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, ठीक है? तो अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये आएगा कि इनमें से कौन सी रेट जो आपकी हायर कोर्ट्स है वो लोअर कोर्ट्स को देते हैं, तो पहले ध्यान रखना है प्रोहिबिशन है और सर्शियोररी। तो फर्स्ट वाली जो तीन को जो आप लोग ने बनाई, क्योंकि मैंने डायग्राम इसलिए बनवा दिया आपको माइंड मैप सॉर्ट ऑफ, कि आप जब विजुअलाइज करते हो तो आपको ध्यान रहता है कि भाई पहले हमने हेबिस कॉर्पस लिखा, फिर मैंडेमस लिखा, फिर क्यो वारंटो लिखा, उसके आगे आपका प्रोहिबिशन और सर्शियोररी है, ठीक है? अब हम प्रोहिबिशन पे चलते हैं। तो प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट उसमें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आए। तो अभी हम लोग का जो चार्ट है वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे है हमारा प्रोहिबिशन और नेक्स्ट है आपका सर्शियोररी, ठीक है? तो उस चार्ट में हम लोग जैसे देख रहे थे कि प्रोहिबिशन, देखो अब नाम से पता चल रहा है प्रोहिबिट करना, तो प्रोहिबिट का मतलब क्या है? फॉरबिट करना,
है ना, कहीं देखा होगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। तो प्रोहिबिट का मतलब फॉरबिड करना, फॉरबिड का मतलब साफ साफ क्या कर देना, मना कर देना। तो सबसे पहले लिखना है इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें यही लिखना है, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स। ओके, ये लिख लो। अब हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट को कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये देखना है। अब कई बार क्या होता है, जो जो कोर्ट्स होते हैं, सपोज लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो सपोज इतने एरिया में है, ठीक है। अब वो क्या कर देंगे, इस वाले एरिया को भी केस ले लेंगे और लड़ लेंगे, पर ये तो किसी और कोर्ट्स के अंडर था। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो मना करते हैं कि भाई तुम्हारा जो वो है ही नहीं एरिया, या वो तुम्हारी वो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। सपोज अगर मैंने बात कर दिया कि किसी लोअर कोर्ट्स की है कि वो कितने रुपए का फाइन लगा सकता है, वो लगा सकता है 10,000 का फाइन, और वो कितना रहा है, वो लगा रहा है 50,000 का फाइन। तो जब तुम्हारे अंदर अभी तुम्हें संविधान ने ये शक्ति नहीं दे रखी है कि तुम 50,000 का लगाओ, तो तुम 50,000 का लगा कैसे रहे हो, ठीक है। तो तुम तो सिर्फ 10,000 का लगा सकते हो। तो जहां कहीं भी कोई भी अगर बॉडी जो आपका कोर्ट है, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स है, वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं, एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब टफ वर्ड नहीं, ये सब पॉलिटी वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, तो या फिर कोई भी ऐसा जजमेंट दे दिया जो उसके उसके तहत नहीं है, तो वहां पे वो मना कर सकता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं इस लैंग्वेज लिखवा रही हूँ, इसे नोट करिए। इट इज इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट्स oblique tribunal from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess, ठीक है। usurping ऐसे लिख लेना, usurping the jurisdiction that it does not possess। तो होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो प्रोहिबिशन, देखो नाम से लग रहा है प्रोहिबिट, तो सबसे पहली बात प्रोहिबिट, अब प्रोहिबिट को उसमें मत मैंडेमस में मत करना, ठीक है। मैन वो वहां पे क्या हो रहा है मैंडेमस में, कि वो इंसान को कमांड कर रहे हैं, मैन वी कमांड। और प्रोहिबिशन में किसको कर रहे हैं भाई, कोर्ट को बता रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर कैसे रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्श्योररी। देखो सर्श्योररी सर्टिफिकेट से होता है, और इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसका उसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। सर्श्योरिटी का मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड, या इसका मतलब है टू बी इन्फॉर्म्ड भी हो सकता है। दोनों इसके अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये बात किसको कही गई है, ये हायर कोर्ट्स को कहा गया है लोअर कोर्ट्स के लिए, ठीक है। हायर कोर्ट किसके लिए कह सकता है, लोअर कोर्ट्स के लिए कह सकता है, या आपके ट्रिब्यूनल्स के लिए कह सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लैंग्वेज लिख लो इसको, कि इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब इसमें क्या करें, ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लैटर, ठीक है। यानी कि अगर इस जो दूसरा वाला कोर्ट है, इसके पास कोई केस क्या है, पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग केस को ट्रांसफर भी करवा सकता है, ईदर थ्रू ट्रांसफर द केस पेंडिंग, और चाहे वो अपने आप में ट्रांसफर करा सके, या बोल दे कि कहीं और पे ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर इसने केस में कोई ऐसा डिसीजन दे रखा है जो ये नहीं दे सकता है, तो उसको वो रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको वो खत्म भी करने को ये ऑर्डर दे सकता है। तो ये हो गया आपका सर्श्योरिटी। एक बार फिर इसकी लैंग्वेज नोट कर लिए कॉपी में, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल either to transfer a case pending with the lower court or tribunal to itself or to squash the order of the latter in a case, ठीक है। यानी कि अगर कुछ केस में ऐसा ऑर्डर है तो उसको खत्म भी करवा सकता है। कौन सी रिट खत्म करा सकती है, सर्श्योररी। तो बच्चों ये हो गए हमारे सारे रिट्स। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। देखो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्श्योररी, जिसमें से 3 जो है वो पर्सन के लिए होते हैं, और जो 2 हैं लास्ट के, वो किसके लिए, हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट से देता है, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, एक वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी टॉपिक वाइज कि यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे एग्जाम शेयर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू एवरीवन।